नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्म एवं आवर्ती का पार्ट 5 चालू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। पिछले पार्ट में हमने आधुनिक आवर्त सारणी के 3 गुण देखे थे। इस पार्ट में हम आधुनिक आवर्त सारणी के जो शेष गुण रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। चौथा गुण है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीसरे गुण में हमने पढ़ा था आयनन एंथैल्पी, जिसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये भी कुछ उसी के समान है। उसमें क्या हो रहा था, गैसीय अवस्था में एक उदासीन परमाणु लिया जा रहा था। इसमें भी गैसीय अवस्था में एक परमाणु होगा जो उदासीन होगा। अब इस उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन, आयनन एंथैल्पी में क्या था, उदासीन जो परमाणु था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता थी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये कोई है परमाणु, इसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट कोष में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता थी और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। इस ऊर्जा को हमने आयनन एंथैल्पी कहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, कोई गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु है, यानी ना तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है ना आकर्षित कर रहा है। उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यानी उसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। जैसे ये कोई गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु है, ये इसके अंदर नाभिक है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता पूर्ण है। इसे और इलेक्ट्रॉन की ना तो आवश्यकता है ना निकालने की आवश्यकता है। तो इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये किसका है, कौन सा परमाणु है, शून्य वर्ग या जो निष्क्रिय गैस होती है, ये है नियोन का परमाणु है। यानी जो नियोन है वो अक्रिय गैस है। जो अक्रिय गैस होती हैं, यानी जो शून्य समूह में आती हैं, वो उदासीन होती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं ना प्रतिकर्षित करती हैं, क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्ण होते हैं। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, तो एक बाह्यतम कोष और बन जाएगा जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, यानी ये नियोन कैसी हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, ऋणायन हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और ऋणावेशित होगी यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कुछ ऊर्जा मुक्त करेगी। यहाँ पर आयनन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा है वो निकलती है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। जैसे इसे रासायनिक समीकरण द्वारा समझते हैं कोई भी, जैसे ए ले लिया हमने, उदासीन, ए उदासीन। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जुड़ा तो ये कैसा हो गया, ए ऋणायन हो गया। क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि किसी भी धातु या किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धनावेशित हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया, और इसके साथ ही कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी आवर्तिता की, यानी आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तता कैसी होती है। जब हम एक आवर्त की बात करें, आवर्त की आवर्तिता की बात करें, तो आवर्त में हम बाएं से जब दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार छोटा होता है। परमाणु आकार छोटा क्यों होता है, क्योंकि जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ जाता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, जैसे ये कोई परमाणु है दाईं तरफ का, यहाँ पर 2 कक्षक हैं, 2 कोष हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे ये हो गया लिथियम का, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही धनावेश हैं, तो ये लिथियम का हो गया। अब लेते हैं फ्लोरीन का, लास्ट का जो, इसमें कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि जब 10 होंगे तो क्या हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने होंगे, 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9, यानी यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर धनायन कितना है 3 और यहाँ पर धनायन 9 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को 3 धनायन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और यहाँ पर 9 धनायन 9 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तीता कैसी होगी। अब यहाँ पर 3 धनायन है, 3 प्लस है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर होगा, तो इसके लिए 3 प्लस के लिए इतना क्षेत्र होगा, यानी इतने क्षेत्र में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसे खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर धनायन 9 है, तो 9 का आकार बड़ा होगा, यानी 9 का जो खींचने की क्षमता है वो ज़्यादा होगी, यानी यहाँ तक होगी, मान लो यहाँ तक होगी, यानी इसमें 9 धनायन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर यहाँ पर है इतनी दूरी पर यहाँ पर होगा, तो ये आसानी से खींच लेगा, लेकिन ये कम खींचेगा क्योंकि इसका जो नाभिकीय आवेश है वो कम है और इसका नाभिकीय आवेश ज़्यादा है। और यहाँ पर नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऊर्जा भी उतनी ही निकलेगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो ये ऊर्जा कम निकलेगी। यानी जब आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि है एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। लेकिन जब हम एक वर्ग में बात करें, वर्ग में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान कम होता है। उसका मान कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 धनायन है, और अब जब नीचे जाएंगे तो धनायन भी बढ़ेंगे, और धनायन बढ़ेंगे तो उसके साथ ही कोषों की संख्या में भी वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पर कोष बढ़ गए, और लेकिन धनायन भी बढ़े हैं लेकिन कोष भी बढ़ रहे हैं। कोष बढ़ेंगे तो ये इसका जो एरिया है वो कितना होगा, मान लो यहाँ तक होगा, यहाँ तक एरिया होगा, यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसमें जो खींचने की क्षमता है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बाहर तक जा रहा है, इसका एरिया जहाँ तक कोष है वहाँ तक ही है। यानी जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम खींचते हैं, आकर्षित कम होते हैं, और कम आकर्षित होंगे तो ऊर्जा भी कम निकलेगी, और ऊर्जा कम निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। यानी जब एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान बढ़ता है। जबकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब आकर्षित होते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन बंधुता निकलती है या फिर ऊर्जा निकलती है, उसका मान कम होता है। अगला गुण है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, सहसंयोजिक यौगिकों में 2 बने असमान परमाणु या जो 2 परमाणु असमान है उनके मध्य जो रासायनिक बंध बनते हैं उनमें परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। जैसा भी हमने ऊपर समझा था कि जो धनावेश है वो क्या करता है, एक एरिया होता है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ मान लो दूसरा एक और परमाणु है, असमान परमाणु हैं, ये दोनों अलग अलग परमाणु हैं। जैसे इसमें 2 कोष हैं और इसमें 3 कोष हैं, यानी इसमें क्या हो गया, जो परमाणु है वो असमान है। अब इसमें जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर इसके क्षेत्र में आ जाएगा, यानी इस बड़े वाले क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये अपनी ओर आकर्षित करने, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो एक रासायनिक बंध बन जाएगा। और इस जो आकर्षित करने की क्षमता है, ये जो क्षमता है आकर्षित करने की, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब इसकी आवर्तीता क्या होती है, इसके अगर हम वर्ग में देखें, ये विद्युत ऋणात्मकता में भी इसी प्रकार होती है। विद्युत ऋणात्मकता में अगर आवर्त में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है, यानी जो विद्युत ऋणता है वो बढ़ जाती है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसी प्रकार जैसे ऊपर हो रहा था उसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता भी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। इस कारण जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। और जब हम एक आवर्त से बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। और
सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर होगा फ्लोरीन। अगला टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर इसकी आवर्तीता के बारे में जानेंगे। पहले संयोजकता जान लेते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। कोई भी तत्व है, जितने भी 118 तत्व हैं, उनके जो बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजकता कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं कि संयोजकता क्या होती है। अभी हमने परिभाषा बोली कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में, जैसे कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे हमने उदाहरण पहला ही तत्व ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो बाह्यतम कोश है, यानी एक ही कोश होता है, ये जो बाहर जितना भी जो लास्ट वाला कोश होता है उसे हम बाह्यतम कोश कहते हैं। तो हाइड्रोजन में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन में टोटली एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उतनी ही इसकी संयोजकता होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसके जो बाह्यतम कोश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी जो संयोजकता है वो भी एक ही होगी। संयोजकता एक होगी। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे ही हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे हम और किसी का उदाहरण लेकर चले, जैसे कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6, कार्बन 6 होता है। कार्बन यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 में कोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ये हमने समझा दिया कि 2 क्यों होंगे पिछली वीडियो में। अब इसका जो अगला जो कोष है उसमें कितने भरेंगे? बाकी के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उतने भर जाएंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? इसके बाह्यतम कोष में हमने परिभाषा क्या बताई थी? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही इसकी संयोजकता होती है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता 4 होगी। इसके अलावा संयोजकता की एक और परिभाषा होती है, किसी भी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने की जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है उतने को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं इस परिभाषा को भी। जैसे कार्बन है, इसकी संयोजकता 4 है। अब इसकी संयोजकता का जो दूसरी परिभाषा है उसके हिसाब से समझ लेते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। अब इसके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। अब ये अगर यदि हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब इन दोनों के मध्य संयोजन हो जाएगा। तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन परमाणु संयोग करेंगे उतनी ही इसकी संयोजकता होगी। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जो है वो कितने संयोग कर रहे हैं? 4 हाइड्रोजन संयोग कर रहे हैं, यानी कार्बन की संयोजकता फिर से कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ये समझ में आ गया कि संयोजकता की दूसरी परिभाषा, किसी भी तत्व के परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी जो किसी भी तत्व है, ये कार्बन तत्व है, इसके परमाणु से जितने भी हाइड्रोजन संयोग कर रहे हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी अब इसकी संयोजकता निकालें तो 7 में 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर वाले में भर जाएंगे कोष में, और बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले कोष में भर जाएंगे। ये 5 बाहर वाले कोष में भर गए। अब इसमें हाइड्रोजन कितने संयोग कर रहे हैं? हाइड्रोजन कितने संयोग कर रहे हैं? इसमें केवल 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। नाइट्रोजन का तत्व है, इसमें केवल 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक इससे और इससे। इन दोनों से नहीं जुड़ेगा। नहीं क्यों जुड़ेगा? क्योंकि कोई भी जो तत्व होता है वो अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को पूरे करने की कोशिश करता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, अब जो अंदर वाला जो कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करता है, यानी इसकी संयोजकता 1 हो गई। कार्बन के जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 और चाहिए, जब तो 8 होंगे, तो इसकी जो संयोजकता है वो 4 हो गई। जबकि नाइट्रोजन में क्या होगा? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है पहले से, 1 2 3 4 5। अब इसको 8 करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। 3 हाइड्रोजन में एक और इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन इसे संयोग कर लेगा, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है।
अब संयोजकता की आवर्तीता की बात करें तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता परिवर्तित नहीं होती है, केवल आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आवर्तीता चेंज होती है। अब इसे समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। जैसे पहले हम आवर्त की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसमें संयोजकता कितनी होगी, और इसके बाद आता है नियोन। अब इसमें संयोजकता देख लेते हैं। लिथियम में के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसे अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने के। अब इसमें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इस प्रकार से होगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इसको संयोजकता पूरी करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी ये कोष बचेगा, इस कोष में पूरे हो गए। यानी लिथियम को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो इजी वाला ये होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। बेरियम की कितनी होगी? बेरियम की 2 होगी। बोरॉन की जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो उसके लिए आसान होता है 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, यानी उसकी संयोजकता होती है 3। कार्बन में 4 होते हैं। कार्बन में अभी देखा था हमने, कार्बन के जो बाह्यतम कोष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो उसकी दोनों कंडीशंस में संयोजकता 4 होती है, यानी या तो वो दान करे या फिर ग्रहण करे, उसकी संयोजकता हमेशा 4 होगी। नाइट्रोजन के पास 2 ऑप्शन है। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। उसके पास आसान ऑप्शन होता है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, तो इसकी संयोजकता हो गई 3। इसी तरह ऑक्सीजन में भी बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें संयोजकता होगी 2। फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी संयोजकता पूरी कर लेता है। 1 संयोजकता उसकी होती है। नियोन की कितनी होती है? नियोन के जो परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, यानी इसका जो अष्टक है वो पूर्ण है। तो इसे ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है ना इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है, यानी ये शून्य वर्ग या अक्रिय गैस भी कहते हैं। इनकी संयोजकता हमेशा 0 होती है। यानी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो एक बार तो आवर्तीता जो संयोजकता होती है वो बढ़ती है, फिर वापस से घट जाती है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो जो संयोजकता होती है वो पहले बढ़ती क्यों है और फिर वापस से घटती क्यों है। अब हम बात करते हैं एक वर्ग में जैसे कोई भी एक वर्ग ले लो, कोई सा भी। जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन का वर्ग ले लिया। अब इसमें आपको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये ट्रिक बताई थी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है और सारणी को याद करने की ट्रिक, तो वो जरूर देख लें। तो इसमें ट्रिक बताई गई थी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो अब इसमें अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का अगर हम परमाणु की बात करें तो इसमें फास्फोरस के परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पहले वाले में 2 और फिर इसमें 8 होते हैं। और जब इसमें 8 पूरे हो जाते हैं और फिर भी 15 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले बाह्यतम कोष में चले जाते हैं। अब इसमें बाह्यतम कोष में चले गए। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तब इसका 8 पूरा हो जाएगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इसके लिए आप आसान ऑप्शन कौन सा है? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। यानी जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो उसकी संयोजकता समान होती है, चाहे आप कोई सा भी वर्ग ले लो। जैसे बेरिलियम का ले लेते हैं, बेरिलियम का यानी सेकंड वर्ग ले लेते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
अब इसमें अगर हम बेरिलियम की देखें तो इसकी संयोजकता 2 होती है। अब मैग्नीशियम की देख लेते हैं, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है। मैग्नीशियम के जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12, यानी अब इसका परमाणु देखें तो इसमें इस प्रकार का परमाणु होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले में, 8 इसमें, 8 होने से पहले ही इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है, 8 हो जाते हैं इसमें। अगले वर्ग में, अगले कोष में एक और कोष हो जाता है। अब इस कोष में कितने होंगे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हाइड्रोजन कितने, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले संयोजकता बढ़ती है, फिर वापस से कम हो जाती है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर संयोजकता परिवर्तित नहीं होती है या संयोजकता समान रहती है। तो ये तो हो गई आपकी संयोजकता। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था, यानी जो आवर्त सारणी होती है उसमें ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार होती है। तो इसमें इसे भी हम इसी टॉपिक में समझ लेते हैं संयोजकता में कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे होती है। जैसे कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये नियोन नहीं है क्योंकि ये शून्य वर्ग है। अब इसमें जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये इनके अनुसार जो तत्व होता है उसका एक परमाणु दूसरे परमाणु पर कितने संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब इसे समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। जैसे लिथियम है, अब लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में है, अब इसे या तो कितने 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और हमें पता है कि जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता तो 1 होती है लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +1 हो गई। इसी तरह बेरिलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो गई। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +3। कार्बन या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसकी संयोजकता इसकी संयोजकता तो 4 हो गई और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +-4 हो गई। अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इसमें ऋणावेशित आ जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था -3 होगी, ऑक्सीजन में -2। ये सारे तत्व में इसी प्रकार होगी। जैसे मैग्नीशियम में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो इसमें भी +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था होगी। इसी प्रकार जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था समान रहती है, और जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो बढ़ती है और फिर वापस से घट जाती है। इसी प्रकार फ्लोरीन में -1 और नियोन तो होता ही है 0। यहां पर हमारे आवर्त सारणी के गुण कंप्लीट होते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु आकार, यानी परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि परमाणु जो त्रिज्या बढ़ती है तो परमाणु आकार बढ़ता है। हमने पढ़ा था कि परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ती है, जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, बढ़ता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें क्या होता है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, इसके कारण परमाणु आकार बढ़ता है। क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार छोटा होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं परमाणु आकार के बारे में। जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 3 प्रकार की होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा देख लेते हैं एक बार। जब एक ही तत्व के, यानी जो तत्व है वो एक होना चाहिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एक तत्व हो, उसके 2 परमाणु हो, समान परमाणु, तत्व एक होगा तो परमाणु समान होंगे, उनके मध्य जो सहसंयोजक बंध बनता है, जिनके द्वारा वो दोनों परमाणु जुड़े होते हैं, उनमें नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है उसका आधा मान परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या होती है। अब इसे समझ लेते हैं कि कोई भी एक तत्व ले लेते हैं, जैसे कोई भी तत्व ले लो, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन तत्व के 2 परमाणु लेंगे, कार्बन तत्व के 2 परमाणु लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो बाह्यतम कोष है, जैसे इसका बाह्यतम कोष में भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कोष में भी 4 इलेक्ट्रॉन।
अब ये क्या करते हैं, आपस में संयुक्त हो जाते हैं या फिर संयोग कर लेते हैं। संयोग कैसे कर लेते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य आकर्षण बल हो जाता है, रासायनिक बंध बन जाते हैं। कार्बन जो है वो एक बंध भी बना सकता है, दो भी बना सकता है और तीन भी बना सकता है। पहले हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं, इतना बड़ा नहीं लेते हैं, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन का जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कोष होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन इस वाले में। तो इन दोनों के मध्य रासायनिक बंध बन जाता है, यानी जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। इनके जो नाभिक होते हैं, जैसे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अब हाइड्रोजन का जो नाभिक है और इस दूसरे वाले हाइड्रोजन का जो नाभिक है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, जैसे बीच की दूरी कोई भी होगी r, तो इनके जो बीच की दूरी का आधा मान है, आधा मान, ये इसका बीच का दूरी, ये या फिर ये दोनों बराबर होंगे, यानी r/2 और r/2। तो ये क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कहती है जब एक ही तत्व के, एक तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसके दो परमाणु ले लिए, दो परमाणु, अब उनके मध्य क्या होता है, सहसंयोजक बंध बन जाता है और उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। या फिर इसे हम 2r ले लें तो ये हो जाएगा r और r, यानी इसमें r क्या है, सहसंयोजक त्रिज्या है। अगली त्रिज्या है वांडरवाल्स त्रिज्या। अब इसे समझ लेते हैं, वांडरवाल त्रिज्या किसे कहते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वांडरवाल त्रिज्या की परिभाषा दीजिए या फिर इसे समझाइए। तो वांडरवाल त्रिज्या की पहली परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा मान वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। अब इसे समझ लेते हैं, वांडरवाल या वांडरवाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं। कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, जैसे ठोस के अणु हमें पता है ठोस के अणु पास पास होते हैं, जैसे ये ठोस के अणु पास पास हैंगे। अब इनमें एक ही पदार्थ है पूरा, जैसे कोई भी लोहा है उसमें उसके जो परमाणु हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, यानी उनमें जो पदार्थ है वो एक है। अब इनमें जो दो निकटबंधित जो अणु हैं, निकटबंधित अणु ये भी हो सकते हैं, इसके साथ ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनमें जो दो निकटबंध जो अणु हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे हम इन दोनों का उदाहरण ले लेते हैं, तो इन्हें बड़ा दे करके देखें तो ये आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी जुड़े हुए हैं और इनके मध्य बंध बना हुआ है। इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, ये अनाबंधित है, ये दोनों जो अणु हैं वो अनाबंधित हैं, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अब इसमें क्या होगा, दो अनाबंधित अणु, क्योंकि जो ठोस होता है उसमें क्या होते हैं, परमाणु बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें क्या नहीं होता है, बंध नहीं बना होता है। अब इन दोनों में बंध नहीं बना हुआ है। इनके जो नाभिक हैं इनके बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, ये जो r है ये क्या क्या कहलाती है, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है। इसे RW से दर्शाते हैं। तो वांडरवाल्स की त्रिज्या की एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। ठोस पदार्थ में एक ही पदार्थ, ठोस अवस्था है, ये कोई ठोस अवस्था है, उसमें सभी अणु हैं वो एक ही पदार्थ के, उसमें दो जो अणु हैं अनाबंधित अणु हैं उनके परमाणु, इन दोनों के परमाणु के बीच की दूरी का आधा मान, बीच की दूरी कहां से निकाली जाती है, नाभिक और नाभिक के मध्य से जो बीच की दूरी निकली है उसका आधा मान क्या कहलाता है, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाता है। अगला है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं, कोई भी धातु का क्रिस्टल जालक है, यानी उसमें धातु के परमाणु हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके मध्य की जो बीच की दूरी होती है, जैसे ये कोई परमाणु है, दोनों धातु के हैं, अब इनके जो नाभिक होते हैं उनके बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया, धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं, धातु के क्रिस्टल जालक, यानी कोई जो धातु है वो क्रिस्टल जालक के रूप में स्थित है, उसमें जो दो परमाणु उसके नजदीक नजदीक स्थित हैं, उनके नाभिक के बीच की दूरी जो होती है उसका आधा मान धात्विक त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पर हमारी त्रिज्या कंप्लीट होती है, यानी जो परमाणु त्रिज्या है वो कितने प्रकार की होती हैं, वांडरवाल्स त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या, वो तीनों कंप्लीट कर लिए। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम सीखेंगे कि कोई भी एक कक्षक कोष है, उसमें कितने कक्षक होते हैं और उन कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है उसमें एक परमाणु था, यानी उसका जो एक कोष है उसमें एक कक्षक होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और इसमें यह भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक कक्षक होता है, यानी जो कोष में बहुत सारे कक्षक होते हैं, एसपीडीएफ प्रकार के कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दो दो भरे जाते हैं और हाइड्रोजन में एक भरा जाता है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे कि कोई भी जो परमाणु है वो कक्षक या कोषों में किस प्रकार भरा जाता है। पहले हम इसे बनाना सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्रम में भरता है, यानी इलेक्ट्रॉन किस क्रम में होते हैं। कक्षक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। आज तक जितने भी जो तत्व खोजे गए हैं, यानी 118 तत्व खोजे गए हैं, वो केवल 7 इनमें पूरे जाते हैं। 7 जो लाइनें होती हैं उनमें ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि जो आवर्त सारणी होती है उसमें भी कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, यानी यहां पर हो गए 7 आवर्त और ये हो गए एसपीडीएफ। अब देख लेते हैं इन्हें बनाने का क्रम। इसमें आपको करना क्या है कि जो एस कक्षक है और ये ए है, इसे हम एक साथ लिख देते हैं, एक एस, इसी तरह से 2s 2p। इसमें आपको याद रखना है कि पहले जो है वो 1 भरा जाता है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। जैसे यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गए। अब 3s, 3 यहां से, s यहां से, 3p, 3d और 3f नहीं आएगा। अभी हमने कहा था कि पहले में 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब चौथे में आएगा 4s, 4p, 4d और 4f। इसी तरह से 5वें में 5s, 5p, 5d, 5f। अब छठे में 6s, 6p, 6d और आगे नहीं लिखते हैं। अभी हम समझाएंगे कि आगे 6f क्यों नहीं लिखते हैं। अब आगे देख लेते हैं 7वें में कैसे होता है, 7s, 7p। इस प्रकार आपको एक टेबल बनानी है इस प्रकार से, इससे हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरते हैं। अब इसके बाद में इन सभी को आपको सर्किल करना है, जैसे यहां पर सर्किल कर रहा हूं। इन सबको सर्किल करने के बाद एक तिरछी लाइन खींचनी है इस प्रकार। इसमें तिरछी लाइन खींचने के बाद ये जो 1s है ये खींच दी, 2s और 2p को 3s के साथ, 3p को 4s के साथ, इस प्रकार सभी में तिरछी लाइन खींच दी है। अब इनके तीर लगा देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोष में किस प्रकार से भरते हैं। पहले 1s में भरेगा, उसके बाद में क्या होगा 2s में, और 2s के बाद में 2p में, 2p के बाद में 3s में, और 3s के बाद में अगली लाइन स्टार्ट होगी 3p में, उसके बाद में 4s में। इस प्रकार ये 7p तक भरते हैं। जितने भी अभी तक 118 तत्व खोजे गए हैं वो केवल 7p तक ही कंप्लीट हो जाते हैं, वो नहीं लिखते हैं। 6f अगर लिख दें, जैसे 7f 7d लिख दें, तो यहां पर ये एक और लाइन खींचेगी और एक और लाइन खींचेगी, यानी यहां पर और इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, उनमें केवल वो 7p तक ही कंप्लीट हो जाते हैं, उनमें 6f तक जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं भरते हैं। यही कारण होता है कि जो 6 वाली लाइन होती है ये केवल d तक होती है और 7 वाली 7p तक होती है। इसको बनाने के साथ साथ एक बात आपको और याद रखनी है कि जो 4 कक्षक हैं s, p, d, f, इनमें कुछ विशेष इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p, d और f। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, d में 10 और f में 4। इन सभी में 4-4 का अंतर है, यानी 4-4 बढ़ाते जाओ। s में 2, फिर 4 बढ़ा दिए, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, d में 10 भरेंगे और f में 14 भरेंगे। अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरते किस क्रम में। कोई भी परमाणु होता है उसमें जो कोष होता है उसमें 4 कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कैसे होगा, पहले 1s में 1s, उसके बाद में 2s में, उसके बाद में 2p में, 2p के बाद में 3s में, 3s के बाद में 3p और
4s में, 4s के बाद में भरेंगे 3d में। कोई भी परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये होता है। इसको बनाने के लिए, इसको इस क्रम को याद करने के लिए ये टेबल ड्रॉ की गई है। इसे हम, इसके द्वारा इस क्रम को हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ये क्रम कैसे होता है, 1s, फिर 2s, 2p, 3s। इस प्रकार हम इस टेबल को बनाकर याद रख सकते हैं कि 1s, 2s। इसके बाद में इस प्रकार जो परमाणु होते हैं, कोई भी परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरते हैं। अब कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई भी उदाहरण ले ले कार्बन का। जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, यानी उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसमें, उसके परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम होता है वो होता है 1s, 2s, 2p। तो इसमें देख लेते हैं कि कार्बन में जो कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं। कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सबसे पहले भरते हैं 1s में और उसके बाद में 2s में। और हमें पता है कि s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टोटल 2 भरते हैं। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी पहले जो परमाणु है कार्बन का उसमें s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो पहले 1s आता है, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। उसके बाद में 2s, 2p, 3s और 4p। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, s में 2 भर गए, दोबारा s आ गया, यानी इसमें 2 और भर जाएंगे। अब p आ गया, p में कितने भरते हैं, p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6, यानी अब इसमें p में 6 भर सकते हैं। p में जो मैक्सिमम होते हैं वो 6 भर सकते हैं, लेकिन यहां पर 4 तो भर चुके हैं, 2s में, 1s में और 2s में। अब जो 2p है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। भर तो सकते हैं 6 भर सकते हैं p में, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल 6 हैं। 2 इसमें भर गए, 2 इसमें भर गए, बचे 2 इसमें भर जाएंगे। और s में 0 और 4p में भी 0, तो इन्हें हम नहीं लिखते हैं। यानी जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2, 2s2 और 2p2। इसी तरह से अगर सोडियम का उदाहरण ले, 11, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, यानी उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले हम कार्बन का एक बार और फिर से देख लेते हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। अब इसमें जो कार्बन होता है उसका परमाणु किस प्रकार होता है, बीच में एक नाभिक होता है, 2 कोष होते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन होता है उसमें 2 कोष होते हैं। अब 2 कोष हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ऐसे ही तो होता है कार्बन में कि बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 1s2 है ये पहले कोष का है, ये जो पहला कोष है इसका है 1s2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पहले कोष में, और ये है कक्षक s। दूसरा कोष में क्या होगा, दूसरा जो कोष है उसमें 2 कक्षक हैं, 2s2 और 2p2। अब ये जो 2s2 है, ये जो दूसरा कोष है इसमें है 2s और 2p, 2s और 2p। जैसा कि अभी देखा था कि दूसरे जो कोष होता है उसमें 2 होते हैं कक्षक, 2s और 2p। तीसरे जो कोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं। अब यहां पर दूसरा कोष है और दूसरे कोष में 2 कक्षक हैं। इन 2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले s में भरेंगे, s में 2 और फिर p में 2। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। अब अगला उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम के 11 परमाणु क्रमांक होते हैं, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। जैसा कि अभी यहां पर देखा था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, तो यहां पर यही है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, किस प्रकार से भरेंगे, हमें पता है s में भरते हैं 2 s में भरते हैं, अगले में भी 2 भर जाएंगे, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 s में भर गए तो 9 बचे, 2 s और में भर गए तो कितने बचे, 7 बचे। p में कितने भरते हैं, 6 भरते हैं, p में 6 भरते हैं, यानी अब इसमें p में 6 भर गए
तो अब बचा कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। एस में भर सकते हैं 2, तो एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और पी में 0, एस में भी 0, तो इन्हें हम नहीं लिखते हैं। तो यानी सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसका अगर हम परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु संरचना होती है जैसे बीच में 11 धनावेश होते हैं, उसके बाद में एक कक्ष कोश होता है, उसके बाद में दूसरा कोश होता है, और जो सोडियम होता है वो तीसरे आवर्त में आते हैं, यानी उसमें 3 कोश होंगे। अब 3 कोश हैं, बीच वाले कोश में कितने भरेंगे, 2, क्योंकि 2 क्यों भरेंगे, क्योंकि जो पहला कोश है उसमें केवल एक क्या आता है, कक्षक आता है, और उस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब दूसरे कोश में 2 कक्षक आते हैं, 2 कक्षक आते हैं 2s2 और 2p6, यानी इसमें s से 2 भर गए और अब बचे 6 जो हैं वो 2p भरेंगे। इस प्रकार इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसकी जो वैलेंसी है यानी जो अष्टक है वो पूर्ण हो गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो अगले कोश में भरेगा, यानी 3s में भरेगा। अब 3s में एक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो सोडियम का जो परमाणु संरचना होती है वो हमने पहले भी देख ली थी कि पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब एक बार देख लेते हैं 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन में 1s1, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो s कक्षक में भर जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s1। हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2 2s1। इसी प्रकार से जो बाकी के 30 हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें ध्यान देने की बात 2 है कि एक तो ये जो क्रोमियम है ये, और एक 29 वाला कॉपर, इसमें दोनों में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस क्रम में नहीं होता है। वो इस क्रम में क्यों नहीं होता है, ये हम आगे 12th में पढ़ेंगे, यानी 11th में और 12th में पढ़ेंगे। यहां पर केवल ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि इसमें जो 4s2 होता है वो पूरा नहीं होता है, 4s1 होता है और 3d में 4 होने चाहिए, जबकि यहां पर होते हैं 5 कैसे होते हैं अभी देखेंगे। और एक कॉपर और होता है, कॉपर में भी इसी प्रकार से होता है, यानी डी में भरने चाहिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2 होने चाहिए, यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 10 होते हैं। एक बार देख लेते हैं क्रोमियम और कॉपर को। क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है और कॉपर का 29 होता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए वो क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। तो इस प्रकार से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो क्रोमियम है उसमें इलेक्ट्रॉन 24 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन s में भरते हैं 2, s में 2 बार आ गया 2, इसमें p में कितने भरते हैं 6 भरते हैं, s में 2 p में 6 s में 2, d में कितने भरते हैं, d में भरते हैं 10, d में 10 भरते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्रोमियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे कितने हो गए हैं। क्रोमियम के 2 इसमें भर गए, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन अब तक भर चुके हैं और टोटल हैं 24। अब इसमें डी में कितने भरने चाहिए 4, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एस होता है उसमें 2 की जगह 1 भर जाता है और जो डी होता है उसमें 4 की जगह 5 हो जाता है, वैलेंसी पूरा करने के लिए 5 हो जाता है। इसी प्रकार जो कॉपर है इसमें भरने कितने चाहिए, यहां पर 9 भरने चाहिए, क्योंकि 29 है, 2 यहां तक 10 और 20 और 9 19, यानी 29 हो गए, यहां तक टोटल 29 हो गए, यानी इस क्रम में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
होना चाहिए, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होता है। इसमें S 1 होता है और यहाँ पर 10 हो जाते हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। कई बार ये क्रोमियम पूछ लिया जाता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि D में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, D में 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और S में से 1 इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है।